ओके गाइस, तो मेरा नाम है सी ए प्रणव पोपट। आई एम द फैकल्टी फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम लोग कॉस्टिंग का जो मॉक टेस्ट पेपर 2 है, सितंबर 25 वो डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली पूरे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके नहीं करेंगे, बट द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज कि जो भी इंपॉर्टेंट और न्यू पॉइंट्स आए हैं तो सारे के सारे कम से कम टाइम में डिस्कस हो जाएं, बिकॉज यू हैव लेस टाइम बिफोर एग्जाम। तो आप शॉर्ट में जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली क्या न्यू पॉइंट या न्यू एडजस्टमेंट इन एमटीपीस के अंदर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर है तो वो क्या है। मैंने आपके इजीनेस के लिए कि अगर आपको लास्ट मिनट रिवीजन भी करना हो, एनालिटिकल शीट बना दी है, जिस एनालिटिकल शीट के अंदर आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से आया था क्वेश्चन, कितने मार्क्स का था, क्या पूछा गया था, और अगर उसके अंदर कोई स्पेशल पॉइंट है तो वो लिख दिया है, और अगर वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है तो उसमें रेगुलर लिख दिया है, ताकि आप उनको स्किप कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला केस सिनेरियो एमसीक्यू। जब हम केस सिनेरियो एमसीक्यू करते हैं तो सर सबसे पहले उसका एमसीक्यू का रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। तो इजी पड़ता है हमारे लिए। प्राइम कॉस्ट निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट, सीओपी, सीओजीएस और नेट प्रॉफिट। तो ठीक है, लुक्स इजी, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट फिर भी आप देखोगे तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कंज्यूमेबल्स को इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिया। यही एक एम्बिग्विटी इसके अंदर है, एक ही कन्फ्यूजन इसके अंदर, वो ये कि कंज्यूमेबल्स जो कि हम लोग जनरली कहाँ लेते हैं भाई, कुछ ना लिखा हो तो कंज्यूमेबल कहाँ लिया जाता है। कंज्यूमेबल इज ए इनडायरेक्ट मटेरियल, इट शुड बी टेकन इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। बट इस क्वेश्चन में पूरा कैलकुलेशन उन्होंने इस बेसिस पर कर डाला है कि कंज्यूमेबल्स क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। पता नहीं क्यों। केस सिनेरियो है, बहुत सारी ज्ञान की बातें बोली जिसका ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं नंबर्स से। तो ये ब्ला 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 हो गया हमारा पूरा। यहाँ से आया हमारे पास डेटा। परचेज ऑफ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में लेंगे, कंज्यूमेबल डायरेक्ट एक्सपेंस में लिया है, लेना चाहिए कहाँ पर, फैक्ट्री ओवरहेड। आपको पता है हमने एक लिस्ट पड़ी हुई थी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की और फैक्ट्री ओवरहेड्स की। बताओ ना आप, कंज्यूमेबल कहाँ पर आ रहा था, कंज्यूमेबल आ रहा था फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फिर भी ये क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेकर, कंज्यूमेबल को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, तब जाके एमसीक्यूज के आंसर मैच कर रहे हैं, वरना मैच ही नहीं कर रहे। तो मैंने कैलकुलेशन वैसे ही दिखाया हुआ है, बट इस एक पॉइंट की वजह से आप ये माइंडसेट मत बना लेना कि हमने गलत पढ़ा हुआ है। कभी कभी मॉक टेस्ट पेपर में मिस्टेक्स होती है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, बाकी आइटम्स को आप अच्छे से समझ लो। अगर कोई और आइटम आपको यहाँ नज़र आ रहा है जो सीखने योग्य है तो बताइए। डायरेक्ट लेबर वेजेस डायरेक्ट लेबर में जाएगा। फ्रेट इनवर्ट्स डायरेक्ट मटेरियल में परचेज के साथ ऐड होगा। वेजेस टू फ्लोर सुपरवाइजर एंड स्टोर असिस्टेंट, सुपरवाइजर और असिस्टेंट लोगों को अगर अब तुम वेजेस दे रहे हो तो इनडायरेक्ट वेजेस हुई ना, फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ, फैक्ट्री ओवरहेड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बीसीओपी। सैलरीज टू अकाउंट, एडमिन ओवरहेड। पेनल्टी एबनॉर्मल, मतलब कॉस्ट शीट में नहीं लिया जाएगा, इग्नोर्ड। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस में आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग ऑफिस, याद करो भाई, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये भी तो वही हो गया, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो कहाँ जाएगा, बीसीओपी। फैक्ट्री के अंदर अगर कोई प्लानिंग रिलेटेड, शेड्यूलिंग रिलेटेड काम हो रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का वर्क है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर है, इसलिए एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन मतलब बीसीओपी। उसके बाद डिलीवरी पर्सनल खर्चे, डिलीवरी ओवरहेड। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भाई क्या होता है, आपका कॉस्ट निकालने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका एक अपॉर्शनमेंट है ना, तो कॉस्ट शीट में नहीं लिया जाता इनकम टैक्स, इट इज टू बी इग्नोर्ड ऑलवेज। स्टेचुटरी ऑडिट फीस, एडमिन ओवरहेड। कॉस्ट ऑडिट फीस, एडमिन ओवरहेड। ऑनोरेरियम टू इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर, डायरेक्टर से रिलेटेड चीज है, एडमिन ओवरहेड। कंट्रीब्यूशन टू डिजास्टर रिलीफ, ये बिजनेस का कॉस्ट थोड़ी है। आपके फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आपने डोनेशन किया, अच्छी बात है, बट इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये आपका इग्नोर होगा, ये भी आपको कॉस्ट शीट के अंदर नहीं लेना है। टोटल वैल्यू ऑफ सेल हमारे पास गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग, WIP, फिनिश गुड्स, मटेरियल सब गिवन है। तो आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। बस एक ही प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर, वो यही कि इन्होंने जो कंज्यूमेबल है 525 का, उस 525 के कंज्यूमेबल को इन्होंने प्राइम कॉस्ट का पार्ट माना है, जबकि आइडियली वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। बट अगर आप उसको प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे तो सर हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। इस वजह से हमें उसको कंज्यूमेबल्स में लेना पड़ा। एक बार फिर भी देख लेते हैं कि अगर मैं उस 525K को हटा देता हूँ तो क्या कोई ऑप्शन है कि नहीं मेरे पास। 21690 000 माइनस 525K, तो 21165, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है भाई। आइडियली आंसर आना चाहिए 21165 के, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। मतलब वी डोंट हैव एनी चॉइस, हमें उसको कंज्यूमेबल को डायरेक्ट
कॉस्ट का पार्ट मानते हुए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट मानते हुए भी सॉल्व करना है, जो कि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली गलत है भाई। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट द एरर ऑफ द एमटीपी, ठीक है। तो वो एम्बिग्विटी है इसके अंदर। नाउ एमसीक्यू सेकंड वाला देखो भाई, जोरदार, 3 चैप्टर्स को मिलाकर बना है। चैप्टर 5 एबीसी, चैप्टर 13 स्टैंडर्ड, चैप्टर 14 मार्जिनल, तीनों के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं एक ही सवाल के अंदर। 10 नंबर का सवाल था। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको यहाँ वेरिएंसेस भी दिखेगा, आपको स्पेशल ऑर्डर भी दिखेगा, और यहाँ पर एबीसी के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है। 9 और 10 जो दोनों एमसीक्यू के आखिरी के जो 2 रिक्वायरमेंट्स है, दोनों में कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट है, तो आइए फटाफट रीड कर लेते हैं। लेट्स कम टू केस सिनेरियो नंबर 2। जैसा कि आपको पता है, हम पहले डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे, पहले एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो गिवन है, what is the total product cost per unit using activity based costing for AC, WM, RF। तो सभी प्रोडक्ट्स का हमको टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालना है यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। व्हाट इज द प्रॉफिट पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट फॉर AC, WM, RF, प्रॉफिट भी निकालना है। टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर रेट वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड चैप्टर हो गया। इफ company has idle capacity of only 200 wm, assuming 50% overhead is variable, should the company accept the foreign order। तो एक स्पेशल ऑर्डर आया है, वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं, उसका इवेल्युएशन करना भी हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगली चीज, टोटल ओवरहेड वेरिएंस, इसके अंदर थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो ठीक है, मतलब मैं बताऊंगा क्या कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो। इस तरीके से हमको ये एमसीक्यू करना है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है। आइए सर, ये कंपनी का नाम है अप्लायंसेस लिमिटेड, 2005 में फाउंडेड थी। इनके 3 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, होम अप्लायंसेस। अच्छा, एसी मतलब एयर कंडीशनर, डब्ल्यूएम मतलब वॉशिंग मशीन, और आरएफ मतलब रेफ्रिजरेटर, ये तीनों चीज़ें बनाते हैं। अच्छी रेपुटेशन है, क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्बन सेमी अर्बन दोनों मार्केट्स में बिकता है। रिसेंट ईयर में उन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया अपना प्रोडक्शन, ईआरपी सिस्टम भी अपने यहाँ लेकर आ गए हैं, और काफ़ी चैलेंजेस उनके सामने है। बिजनेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है भाई अप्लायंसेस का। एक तो मटेरियल की कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ रही है, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी इंडिया में आ रहे हैं और लोग डोमेस्टिक प्लेयर तो है ही। डिमांड बहुत फ्लक्चुएट होती है, सीजनल सेल होती है भाई, और कस्टमर कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज होता रहता है। प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी प्रेशर है, पूरा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो मार्जिन काफ़ी कम रखना पड़ता है। स्पेशली वॉशिंग मशीन में तो थोड़ा ज़्यादा मार्जिन का प्रॉब्लम है। सस्टेनेबिलिटी टारगेट एंड प्रेशर टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, साथ ही साथ भाई इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको देख के चलना, तो वहाँ भी कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। टू स्टे कॉम्पिटिटिव, बोर्ड ने फाइनेंस एंड ऑपरेशंस टीम को असेस करने को बोला है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर में और कहाँ बेटर कर सकते हो आप, कहाँ प्रोसेस बढ़िया कर सकते हो, कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हो, क्या कोई फॉरेन का ऑर्डर आता है तो क्या उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और वेरिएंसेस तुम्हारे क्या आ रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल फॉर द क्वार्टर, क्या दिया है सर हमारे पास। यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड सेम है, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है मेरे पास। डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट गिवन है। तो सर एसी बनाने में 6 घंटे लगते हैं, वॉशिंग मशीन में 4 घंटे, और रेफ्रिजरेटर बनाने में 5 घंटे लगते हैं। लेबर आर की रेट भी आपको तीनों की दी हुई है, तीनों में एक ही टाइप का लेबर लगता है, 250 रुपये पर आवर। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द 3 प्रोडक्ट्स आर गिवन। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स भी आपको गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, सोचो आप, स्टैंडर्ड लेबर आर गिवन है और यहाँ भी लेबर आर गिवन है, मतलब ये एक्चुअल आर होंगे, ये स्टैंडर्ड आर होंगे, समझे क्या। जहाँ सिर्फ लेबर आर पर यूनिट दिया है और यहाँ स्टैंडर्ड लेबर आर पर यूनिट दिया है, तो जहाँ स्टैंडर्ड दिया वो स्टैंडर्ड होगा, और जहाँ कुछ नहीं बोला वो एक्चुअल हो गया, ठीक है। चलो भाई, ओवरहेड कॉस्ट फॉर द क्वार्टर। अब ओवरहेड्स की जो पूरी कॉस्ट है ना, उसको एक्टिविटी वाइज बांट के दे दिया है। तो 37,50,000 की कॉस्ट है, 4 एक्टिविटी में बांटा है। चारों एक्टिविटी की कॉस्ट, ड्राइवर भी गिवन है, उनकी क्वांटिटी भी गिवन है। इसका मतलब मैं डायरेक्टली एबीसी की रेट भी निकाल सकता हूँ। नाउ एक्टिविटी ड्राइवर कंजम्पशन, मतलब ये नंबर ऑफ ड्राइवर जो हमारे पास दिए हैं, एसी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज में कितने कितने यूज हो रहे हैं वो भी दिया है, तो रेट को यूज करके आप कॉस्ट को बांट भी सकते हो, ठीक है। सनब्राइट को एक स्पेशल ऑर्डर मिलता है फॉरेन बायर से, जो कह रहा है हम 500 वॉशिंग मशीन आपसे लेंगे, 12,000 रुपये ईच में, ठीक है। वैसे सेलिंग प्राइस कितनी भाई वॉशिंग मशीन की, वैसे तो सेलिंग प्राइस है वॉशिंग मशीन की 14, पर फॉरेन बायर हमसे 12,000 मांग रहा है। तो आइडल कैपेसिटी होगी, हमको फायदा हो रहा होगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल कर चेक कर लेंगे कि स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ठीक है।
दिस ऑर्डर रिक्वायर्स एडिशनल पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ 150। भाई तुम फॉरेन ऑर्डर को फुलफिल करोगे ना तो लंबा ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो उसमें पैकेजिंग थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी वरना खराब होने के चांसेस है। नो मार्केटिंग कॉस्ट विल बी इनकर्ड एंड आपको ऑर्डर पूरा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर 500 वॉशिंग मशीन का ऑर्डर आया तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी आइडल कैपेसिटी 200 वॉशिंग मशीन की है तो 200 भेज देता हूँ, 300 किसी और से ले लेना। नहीं, अगर आप स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हो तो फुल्ली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ budgeted overhead of the company is 37 lakh rupees. On the basis of above information and requirement, you are required to answer the below following questions. ठीक है सर, देखते हैं क्या क्या निकालना है। टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एबीसी। अब मैं आपको बताता हूँ ये टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा। हम लोग एबीसी चैप्टर में कई बार निकालते भी हैं। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ले लो, वेजेस पर यूनिट ले लो, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ले लो, और जो तुम्हारे अब एबीसी वाले कॉस्ट है उसके लिए क्या करो, तुम एबीसी की रेट निकालो और फिर कॉस्ट बांट के फिर पर यूनिट कैलकुलेशन कर लो। ठीक है सर, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने बोला देखो भाई मेरे पास मटेरियल तो गिवन ही है, तीनों का कितना लगा हुआ है बराबर है। जहाँ तक वेजेस की बात है वो भी मुझे पता है कैसे, 6 × 250, 4 × 250, 5 × 250, आर्स गिवन और रेट गिवन हो तो वो भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस पता चल गए तो आपको प्राइम कॉस्ट पता चल चुकी है, और कोई प्राइम कॉस्ट तो है नहीं। इस प्राइम कॉस्ट में आपको ओवरहेड्स की कॉस्ट और जोड़नी है। अब ओवरहेड्स की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, चलो पहले प्राइम कॉस्ट बता देता हूँ कैसे आया। 7500 और 250 × 6 का वैल्यू होता है 1500। 7500 और 1500 मिला के 9000। आई होप आप समझ पा रहे हो। 5000 मटेरियल कॉस्ट, 250 × 4 होता है 1000, 5000 और 1000 मिला के 6000 प्राइम कॉस्ट। 6000 और 5 × 250 मतलब 1250, 6000 और 1250 मिला के 7250। क्या आपको मेरी बात समझ में आई प्राइम कॉस्ट क्या है? यस सर। अब ओवरहेड्स कैसे बांटोगे यूजिंग एबीसी। एबीसी से बांटने के लिए सबसे पहले तो एबीसी वाली रेट चाहिए, तो मैंने क्वेश्चन के ऊपर ही केस सिनेरियो ना यहीं पे सॉल्व करो भाई। इसको ड्राइवर से डिवाइड किया, रेट आ गया देखो, 9 लाख डिवाइडेड बाय 180, 5000 पर सेट। 6 लाख डिवाइडेड बाय 300, 2000 पर इंस्पेक्शन। 750 डिवाइडेड बाय 500 मूव, 1500 पर मूव। 15 लाख 30,000 मशीन आर, 50 पर मशीन। ये रेट आ गई। अब ये मैंने रेट चारों की चारों रेट यहां पर लिख दी जो हमने ऊपर निकाली थी। अब मैं बोलूंगा 5000 की रेट से 5000 × 60, 5000 × 70, 5000 × 50, 2000 × 90, 2000 × 100, 2000 × 110। तो मैंने ये सब कैलकुलेट नहीं किया, मैंने कैलकुलेटर का यूज किया। देखो कैसे, मैंने बोला एसी में कितना ओवरहेड आएगा देखते हैं। आप जब आप एसी बना रहे हो तो सेटअप है 60, तो मैंने कैलकुलेटर में लिखा 5000 × 60 मेमोरी प्लस, 2000 × 90 मेमोरी प्लस, 1500 × 200 मेमोरी प्लस, 50 × 12000 मेमोरी प्लस। इस तरीके से मुझे यह पता चल गया कि टोटल एसी जितना पीरियड में बना, इस पीरियड में जितने टोटल एसी बने उसमें टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी बटेगी। पर क्योंकि हम तो ऊपर पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं तो मैंने नंबर ऑफ यूनिट जाकर देखे, एसी के कितने 5000, और मैंने इस 13,80,000 को 5000 से डिवाइड करके 276 पर यूनिट निकाल दिया। आई होप आप समझ पा रहे हो 276 कैसे आया। सिमिलरली जब आपने वॉशिंग मशीन की कॉस्ट निकाली, ओवरहेड्स कितना उसमें अलोकेट करना है, तो 5000 × 70 मेमोरी प्लस, 2000 × 100 मेमोरी प्लस, 1500 × 150 मेमोरी प्लस, 50 × 10,000 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल, सबको जोड़ा 1275। कितने वॉशिंग मशीन बने 6000, तो पर वॉशिंग मशीन कॉस्ट कितनी हो गई 212.1। इस तरीके से तीनों की तीनों पर यूनिट मैंने उठाकर यहां पर ऐड कर दी प्राइम कॉस्ट के साथ। जब ये 276, 212.5 और ये तीनों ऐड किया तो आई एम गेटिंग 9276, 6212.5 और 7523, जो कि हमारे ऑप्शन ए में तीनों की तीनों वैल्यूज गिवन है। अब पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। बहुत सिंपल, क्यों, आपको सबकी टोटल कॉस्ट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट। देखते हैं सेलिंग प्राइस कहाँ है, ये देखो 18,000, 14,000, 16,000। अब क्या करूंगा मैं, इस 18,000 में ये कॉस्ट माइनस करूंगा, 18,000 माइनस टोटल कॉस्ट, ये आ गया प्रॉफिट। 14,000 माइनस 6212, ये आ गया प्रॉफिट। 16,000 की कॉस्ट माइनस 7523, ये आ गया कॉस्ट। क्या आपको समझ में आया, सॉरी कॉस्ट बोल रहा हूँ, प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट आपने निकाली हुई, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट निकाल दोगे। इस तरीके से सर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, मतलब 7th MCQ भी हो गया, प्रॉफिट पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट एटसेट्रा। टोटल प्रॉफिट कैसे निकाला होगा, प्रॉफिट पर यूनिट में आपने नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई कर दी होगी, सिंपल। ठीक है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वो भी टोटल वाला, एंड लेबर रेट वेरिएंस। याद करते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है।
स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, या एक्चुअल रेट नहीं सर, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। अब जब मैं लेबर की रेट देखने गया ना, मेरे पास कोई अलग अलग रेट गिवन नहीं है। एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, सबकी लेबर आर रेट 250 गिवन है। अलग से स्टैंडर्ड रेट भी नहीं गिवन है, स्टैंडर्ड आर्स गिवन है पर स्टैंडर्ड रेट कहीं से गिवन नहीं है। इसका मतलब मैं चाहूं, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट तीनों की सेम है तो ओवरऑल स्टैंडर्ड रेट भी एक होगी, तो क्या मैं अलग अलग स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर लेने की बजाय तीनों ही प्रोडक्ट के टोटल स्टैंडर्ड आर माइनस तीनों ही प्रोडक्ट के टोटल एक्चुअल आर का डिफरेंस निकाल के सिंगल स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। तो कैसे निकाला आपने टोटल स्टैंडर्ड आर? बहुत सिंपल है सर, 5000 इंटू 5.5, 6000 इंटू 3.5, 4000 इंटू 5.5, मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, ये आ गया टोटल स्टैंडर्ड आर। टोटल एक्चुअल आर कैसे निकाला? 5000 इंटू 6, 6000 इंटू 4, 4000 इंटू 5, मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 74,000। तो ये हो गया स्टैंडर्ड आर, ये हो गया एक्चुअल आर। तो टोटल स्टैंडर्ड आर माइनस टोटल एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये आ गया मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस। अब क्वेश्चन पूछ रहा है रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रेट नजर आ रही है, 250 पर आवर। अब अलग से स्टैंडर्ड रेट भी नहीं गिवन है, अलग से एक्चुअल रेट भी नहीं गिवन है, तो क्या अज्यूम करेंगे कि यही स्टैंडर्ड रेट है, यही एक्चुअल रेट है, और अगर स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट सेम है तो फिर रेट वेरिएंस क्या हो जाएगा? जीरो। आपके पास और कोई चॉइस भी नहीं है भाई। वैसे भी आप देखो 875 यहां भी नहीं आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा है, सिर्फ यहां आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली ऑप्शन सी को टिक करना है। और वहां पर फिर भी जीरो क्यों आ रहा है वो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, क्योंकि हमारे पास अलग स्टैंडर्ड रेट और अलग एक्चुअल रेट गिवन भी नहीं है। तो ये वाला पार्ट तो ईजी था। अब आता हूं मैं फॉरेन ऑर्डर को एक्सेप्ट करने वाले केस में। हमारे पास कितनी आइडल कैपेसिटी है? सर हमारे पास आइडल कैपेसिटी है 200 वॉशिंग मशीन और बना सकते हैं। आइडल कैपेसिटी का मतलब कि उतनी और कैपेसिटी में अगर आप प्रोड्यूस करते हो ना तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करना है तो एग्जिस्टिंग डिमांड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमने मार्जिनल में किए हुए हैं। अब सुनो ध्यान से, बहुत सिंपल अप्रोच। इस ऑर्डर की वजह से इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी लग रही वो निकालो और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ रहा वो निकालो। अब देखो, अगर तुम, जो तुम्हारा फॉरेन ऑर्डर आया है 500 वॉशिंग मशीन का, हाँ सर, जो 500 वॉशिंग मशीन का फॉरेन ऑर्डर मेरे पास आया है वो 12,000 के प्राइस पर है, बराबर है सर, ये 500 12,000 के प्राइस पर है। अगर मैंने यस बोल दिया इसको तो, क्योंकि मेरी आइडल कैपेसिटी सिर्फ 200 वॉशिंग मशीन की है तो मेरी एग्जिस्टिंग डिमांड में से 300 वॉशिंग मशीन में नहीं बेच पाऊंगा, जो कि मैं कितने में बेच पा रहा था? 14,000 में बेच पा रहा था। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखो मैंने कैसे निकाला, 500 वॉशिंग मशीन 12,000 के बेचे, पर ये 500 वॉशिंग मशीन बेचने के लिए जो 300 वॉशिंग मशीन 14,000 में बेच सकते थे वो नहीं बेचे। तो नेट इंक्रीज कितना आया रेवेन्यू में? सिर्फ 18 लाख रुपीस का। पूरा मत ले लेना भाई, क्योंकि जब आपने ये सेल किया ना तो ये वाला सेल सेक्रीफाइस भी किया है। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू केवल 18 लाख का है। अब देखते हैं इंक्रीज इन कॉस्ट कितनी है। इंक्रीज इन कॉस्ट तब निकलेगी जब मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता चलेगी। अब मैं वेरिएबल कॉस्ट निकालता हूं पहले। तो देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो ओवरहेड्स है ना उसका 50% वेरिएबल है। तो मुझे एक बात बताओ, 6,000 तो पूरा का पूरा प्राइम कॉस्ट वेरिएबल ही होगा, बराबर है सर, 6,000 तो हमारा पूरा का पूरा वेरिएबल होगा वॉशिंग मशीन की कॉस्ट। लेकिन जो 212.5 हमारा ओवरहेड्स है उसका सिर्फ 50% ही, तो अपॉन टू लिखने की जगह 50% लिखता हूं, उसका केवल जो 50% है ना वही वेरिएबल है। तो बताएंगे आप मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी कहला गई? ऐसे दिया ना, एक मिनट रुक जाना, देखता हूँ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। 50% ऑफ द ओवरहेड्स इज वेरिएबल। और बात चल रही वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन का ओवरहेड्स वैल्यू कितना निकाला हमने पर यूनिट? वॉशिंग मशीन का ओवरहेड्स वैल्यू हम लोगों ने पर यूनिट निकाला 212.5। तो 212.5, इसमें और कोई वेरिएबल कॉस्ट भी जुड़ेगी क्या? मटेरियल हो गया, लेबर हो गया 6,000, 212.5 ओवरहेड से
जिसको अगर ले लेता हूँ, उसमें मैं 150 और जोड़ूंगा, एडिशनल पैकेजिंग कॉस्ट आई गेस। एडिशनल पैकेजिंग कॉस्ट मुझे और जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर। सर ये कहाँ दिया हुआ है, देखो ना, यहाँ लिखा हुआ था अगर आप फॉरेन ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो आपको एडिशनल पैकेजिंग कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी 150 की। तो मैं फिर से बताता हूँ मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाल रहा हूँ। देखो 6,000 रुपये हो गया आपका क्या, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। 212.5 रुपये हो गया आपका ओवरहेड्स ये, पर उसका केवल 50% वेरिएबल है, प्लस 150 एडिशनल पैकेजिंग। अब एक बार इन तीनों को आप जोड़कर देखो कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है सर, तो इन तीनों को जोड़कर देखते हैं। 212.5 इंटू 50% प्लस 6,000 प्लस 150, दैट इज 6256.25। वही मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में लिया, इंक्रीमेंटल कॉस्ट में लिया हुआ है कि अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं तो मैं 300 यूनिट तो ऑलरेडी बना रहा था, पर अब 200 यूनिट एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, तो पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी। अच्छा, पहले जो वेरिएबल कॉस्ट लगती थी उसमें एडिशनल पैकेजिंग कॉस्ट नहीं थी, एडिशनल पैकेजिंग कॉस्ट सिर्फ फॉरेन ऑर्डर में है। अब आप मुझे बताओ, फॉरेन ऑर्डर में से 300 यूनिट तो बन के रखी हुई है, और जो 200 यूनिट एक्स्ट्रा बनी है उसकी वेरिएबल कॉस्ट ले ली मैंने, पर पैकेजिंग कॉस्ट उस यूनिट पर भी तो लगेगी जो 300 बन के तो रखी हुई है, पर अब फॉरेन ऑर्डर में यूज होने वाली है। ओ, फिर से समझिए मेरी बात को भाई, मैं क्या कह रहा हूं। आप एक्स्ट्रा यूनिट कितनी बना रहे हो, कितने वॉशिंग मशीन एक्स्ट्रा बना रहे हो, 200 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन जो 300 वॉशिंग मशीन जो इस ऑर्डर में जाने वाले हैं उन पर बाकी वेरिएबल कॉस्ट तो पहले से लग चुकी है, बट पैकेजिंग कॉस्ट तो लगनी बाकी है ना। तो इस सेंस में अगर आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड कि इतने रुपए से आपका बेनिफिट बढ़ रहा है, इतने रुपए से कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। सर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज हायर तो आई शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर। अच्छा, तो यस आई विल एक्सेप्ट द ऑर्डर, पर यस के साथ रीजन क्या है। सर रीजन ये है कि नेट प्रॉफिट 5,03,750 से बढ़ जाएगा। अब ये निकालने का उनका तरीका थोड़ा अलग है, मैंने सिंपल रखा है, आप भी थोड़ा सोचोगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है हमसे टोटल ओवरहेड वेरिएंस। अब टोटल ओवरहेड वेरिएंस मतलब क्या होता है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होना चाहिए ना। जब सिर्फ ओवरहेड वेरिएंस बोला तो तुम्हारे दिमाग में पहले क्या आया होगा, कॉस्ट वेरिएंस। बट उन्होंने पता क्या कैलकुलेशन कर दिया है, उन्होंने एक्चुअली टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल दिया है, क्योंकि यहां पर अंडर ओवर रिकवरी निकालने लायक तो डेटा ही क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मैं आपको सीधे इसका क्वेश्चन 10 का आंसर बता देता हूं, देखो उन्होंने कैसे निकाला है और मैं क्यों उसको एम्बिगुअस बोल रहा हूं। उन्होंने टोटल एक्चुअल ओवरहेड ले लिया 37,50,000, कहाँ दिया था सर, ये देखो, ये इन सबको मैंने जोड़ा तो 3750 आ रहा है, और क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ था बजटेड ओवरहेड है 37 लाख। तो भाई 3750 का एक्चुअल ओवरहेड है, बजटेड ओवर 30, ये किसका फॉर्मूला है ये वाला। सर ये तो ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला थोड़ी है। तो 50,000 एडवर्स ठीक है, कैसे निकला समझ में आ रहा है, बट ये फॉर्मूला जो आपने लगाया ये तो ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का है, पर यहाँ तो एक्सपेंडिचर वर्ड लिखा ही नहीं था। तो आइडियली उनको यहाँ पर एक्सपेंडिचर वर्ड लिखना चाहिए था, दे शुड हैव रिटन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस ईयर, तो फिर ये ज़्यादा लॉजिकल कहलाता। अभी ये उतना लॉजिकल नहीं कहलाएगा। तो ये था हमारा सेकंड केस सिनेरियो एमसीक्यू। मैंने क्वेश्चन 9 में जो आपको बोला था क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया है, इंक्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ न्यू ऑर्डर लेते समय आपको एडिशनल पैकेजिंग कॉस्ट को भी कंसीडर करना है। एडिशनल पैकेजिंग कॉस्ट वो जो नई यूनिट बनाओगे 200 उसमें तो लगेगा ही, पर जो 300 यूनिट ऑलरेडी बन के रखी हुई है उनमें पैकेजिंग भी एक्स्ट्रा लगेगा, भले बाकी बाकी वेरिएबल कॉस्ट ना लगे। ठीक है, क्वेश्चन 10 एम्बिगुअस है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाला है जबकि पूछा ओवरहेड वेरिएंस है बस, तो ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये भी भाई बड़ा उम्दा क्वेश्चन था, आप देखो तो तीन तीन चैप्टर मिक्स करके दे दिए। ठीक है, नाउ एमसीक्यू नंबर 11, न्यू पैटर्न है, इजी है, पर क्योंकि न्यू पैटर्न है तो यस हम लोगों को डिस्कस तो करना चाहिए भाई, भले इजी हो। तो ये आ गया, मैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, एक मशीन है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 25,000 है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल की है, और इट इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड 2,500 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है,
इट हैज़ रिमेन्ड आइडल रिसेंटली ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्डर। अब ज़्यादा ऑर्डर नहीं आ रहा है तो मशीन ऐसे रखी हुई है, यूज़ नहीं आ रही है, ठीक है। अ स्पेशल जॉब हैज़ नाउ बीन रिसीव्ड दैट वुड रिक्वायर द यूज़ ऑफ द मशीन फॉर द 3 months। अब हमारे पास एक नया ऑर्डर आया है, अभी हमने एक्सेप्ट नहीं किया, नया ऑर्डर आया है। उस स्पेशल ऑर्डर में हमें 3 महीने तक मशीन यूज़ करनी है, ठीक है। कह रहा है द करेंट नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मशीन इज 18,000। इफ इट इज यूज फॉर द ऑर्डर इट्स वैल्यू विल एक्सपेक्टेड टू बी फॉल टू 15,000। अभी मेरे पास मशीन रखी है, कोई काम नहीं आ रही, मैं चाहूँ तो इसको बेच सकता हूँ, 18,000 में बिक जाएगी मेरी मशीन। पर नया ऑर्डर अगर आता है ना तो मुझे मशीन का यूज़ लगेगा, और अगर मैंने 3 महीने मशीन को यूज़ कर लिया नए ऑर्डर को बनाने में, तो उसकी रेसिडुअल वैल्यू थोड़ी और फॉल कर जाएगी, क्योंकि थोड़ा और वियर एंड टीयर हो जाएगा। तो कितना फॉल कर जाएगा 18,000 से 15,000, मतलब स्पेशल ऑर्डर की वजह से मशीन का कितना कॉस्ट डेप्रिशिएट हो रहा है, 3,000। तो वो उसका रेलेवेंट कॉस्ट हो गया, ठीक है। नाउ रूटीन मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 500 पर मंथ व्हेन आइडल। अभी मशीन ऐसी पड़ी हुई है, फिर भी उसको हम मेंटेन रखते हैं क्योंकि बेचना है ना, तो 500 रुपये का खर्चा तो उसको मेंटेन करने में आता है। लेकिन अगर हमने स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो यूज करने लगेंगे मशीन को, तो मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट की वजह से ये 500 रुपये का खर्चा अब 700 हो जाएगा। तो बताइए, ऑर्डर की वजह से पर मंथ कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 200, और ऑर्डर कितने महीने का है, 3 महीने का, तो टोटल 200 × 3, 600 रुपये से कॉस्ट बढ़ गई। नाउ एडिशनली इस मशीन को चलाने के लिए हमको मशीन ऑपरेटर को टेम्परेरी बुलाना पड़ेगा, जिसको हमें हर महीने 800 रुपये का सैलरी देना पड़ेगा 3 महीने तक। ये तीनों कॉस्ट हमारी इस ऑर्डर की वजह से लग रही है। और क्वेश्चन अब पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग मशीन फॉर द स्पेशल ऑर्डर। तो बताइए, इस स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करने पर मशीन से रिलेटेड कितनी रेलेवेंट कॉस्ट लगने वाली है। तो मैंने बोला पहला तो मशीन की रियलाइजेबल वैल्यू फॉल हो जाएगी 3,000 रुपये से। कैसे निकाला ये, 18,000 माइनस 15,000, 3,000, ठीक है, पहला ये। दूसरा, सर मशीन का मेंटेनेंस 500 पर मंथ था, अब 700 पर मंथ हो जाएगा, वो भी 3 महीने के लिए, तो 200 × 3, तो 700 माइनस 500 फॉर 3 मंथ्स, 700 माइनस 500 फॉर 3 मंथ्स। और ऑपरेटर को बुलाना पड़ेगा जिसको 800 रुपये पर मंथ की सैलरी देंगे 3 महीने तक। तो दिस इज द रेलिवेंट कॉस्ट। तो न्यू पैटर्न था, टफ नहीं था बट न्यू पैटर्न था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 में। 15, चैप्टर नंबर 15 से आया हुआ है। रॉ मटेरियल परचेज बजट यूनिट निकालना है। एक वेस्टेज वाला कोई पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है बट हाँ फिर भी। अ कंपनी प्लान्स टू प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड। प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी गिवन है। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने में 5 यूनिट ऑफ मटेरियल लगता है, इंक्लूडिंग एन अलाउंस ऑफ 5% वेस्टेज। तो क्या लगता है आपको, मटेरियल 5 यूनिट लगना चाहिए या फिर 5 से थोड़ा ज़्यादा लगना चाहिए। पढ़कर लग रहा है 5 से ज़्यादा लगना चाहिए, पर अच्छे से पढ़ो लाइन। वो कह रहा है ये 5 यूनिट्स का जो मैंने कैलकुलेशन किया है ना, उसमें वेस्टेज को भी इंक्लूड कर लिया है, तो अलग से वेस्टेज का इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब अगर आप 50,000 यूनिट्स बनाना चाहते हो तो 50,000 इंटू 5, आपको 2,50,000 मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। फिर आपको दिया है एंडिंग इन्वेंट्री, और अब आपको बताना है कि कितना परचेस करना पड़ेगा। तो मैंने बोला इतना एंडिंग इन्वेंट्री, इतना ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज द परचेस बजट। समझे क्या, ये क्या हो गया, ये कंजम्पशन हो गया, ये क्या हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, और ये क्या हो गया 90,000 ओपनिंग। तो कंजम्पशन में क्लोजिंग जोड़ते हैं और ओपनिंग लेस करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है सर, परचेस की यूनिट मिल जाती है। समझे क्या एवरीवन, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया सर कि 2,80,000 यूनिट्स हमको बनानी है। सर फिर स्पेशल क्या था इसके अंदर, स्पेशल यही वाली बात थी कि आपको ये जो चीज़ दी हुई थी ना, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। वो खुद कह रहा है कि ये जो 5 यूनिट्स है इट इंक्लूड्स एन अलाउंस ऑफ वेस्टेज, मतलब उसने 5 लेते समय वेस्टेज का इफेक्ट कंसिडर कर लिया, तो आपको अलग से कंसिडर नहीं करा। तो भाई लिखने की क्या जरूरत थी, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए तो स्पेशल है ये पॉइंट, ठीक है। तो 5% वेस्टेज ऑलरेडी कंसिडर्ड, तो उसका कोई सेपरेट इफेक्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। अगेन क्वेश्चन नंबर 13 एमसीक्यू का है, जो न्यू पैटर्न है, काफी इजी है लेकिन न्यू पैटर्न है इसलिए डिस्कस करेंगे। आइए, कंसिडर फॉलोइंग डेटा फॉर अ प्रोडक्शन प्रोसेस। ओपनिंग WIP 3,000 यूनिट्स जो कि 60% कंप्लीट है।
यूनिट जो इस बार इंट्रोड्यूस करी और कंप्लीट भी हो गई 6000 यूनिट, और क्लोजिंग WIP में है 4000 जो 70% कंप्लीट है। तो बताइए व्हाट इज द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अंडर फीफो मेथड। फीफो मेथड में मुझे बताइए हम क्या करते हैं, क्या ओपनिंग की पूरी यूनिट लेते हैं या फिर जो करंट पीरियड में वर्क हुआ उसकी यूनिट। सर जो करंट पीरियड में वर्क हुआ उसकी, ऑलरेडी 60% ओपनिंग WIP कंप्लीट था, तो करंट पीरियड में कितना यूज हुआ 40%, तो 3000 इंटू 40%। आई होप समझ पा रहे हो आप। जहां तक बात है जो इस बार ही शुरू किया और इसी बार खत्म हो गया, उस पर तो 100% कॉस्ट ली जाएगी, इसलिए पूरा 6000 ले लिया। और जो क्लोजिंग WIP होता है वो शुरू तो इस बार हुआ लेकिन खत्म नहीं हो पाया, तो इस बार उस पर कितना काम हुआ 70%, तो 4000 का 70%। वेरी सिंपल। ये तो हम लोग सर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन इस पैटर्न में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था ना हमको। सो इन दैट सेंस मैं यहां पर इस चीज को दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। नाउ इन अ फैक्ट्री, अच्छा एक मिनट देखते हैं ना जरूरत है कि नहीं इसकी पढ़ने की। तो ये न्यू पैटर्न इजी नहीं सर, MCQ नंबर 14 रेगुलर है, उसको रीड करने में टाइम वेस्ट मत करो। MCQ नंबर 15 कैश बजट का क्वेश्चन है। कैश बजट आपको पढ़ाया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, पर कभी कभी गलती से वो MTP में कॉस्टिंग के अंदर भी दे देते हैं। तो कैश बजट सिलेबस में नहीं, इसलिए करने की जरूरत नहीं, हालांकि मैंने उसको सॉल्व करके रखा हुआ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, पर क्योंकि तुमने FM में पढ़ा हो तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1A रेगुलर सा क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिटर्न मल्टीपल प्रोडक्ट BEP जो हमने मॉड्यूल में किया उसी के जैसा क्वेश्चन है, सो नो नीड टू डू इट। अब आता हूँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 1B में, ठीक है 1B, उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है, आइए रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1B बोल रहा है सर, द असेंबली डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एम्प्लॉय 50 डायरेक्ट वर्कर। तो असेंबली डिपार्टमेंट में 50 वर्कर हैं। एवरी वर्कर अर्न्स अ वेज रेट ऑफ 500 रुपीज पर वीक फॉर अ स्टैंडर्ड 40 आवर वर्क वीक। तो हर एक वर्कर जो है वो 500 रुपये पर वीक का और वेज कमा रहा है 40 घंटे काम करके। तो आप आर्ली वेज रेट भी निकाल सकते हो, कैसे 500 डिवाइडेड बाय 40। व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होती है, तो वर्कर मे परफॉर्म ओवर टाइम ऑफ अप टू 10 आवर्स पर वर्कर पर वीक। जरूरत पड़ने पर आप चाहो तो मैक्सिमम 10 घंटे का ओवर टाइम एक वर्कर से करवा सकते हो, वो भी एक वर्कर की लिमिट है, उससे ज्यादा तुम चाह के भी नहीं करवा पाओगे, वर्कर करेगा ही नहीं। हफ्ते भर में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे ओवर टाइम करेगा वर्कर। और जब आप ओवर टाइम पे करोगे तो प्रीमियम दोगे 50% का, मतलब नॉर्मल वेज रेट से तो पेमेंट होगा प्लस 50% एक्स्ट्रा, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। करेंटली वर्कर प्रोड्यूस करते हैं 5 यूनिट्स पर आवर ऑन एन एवरेज। करेंटली वर्कर 1 घंटे में 5 यूनिट बना रहे हैं, 1 घंटे में वर्कर 5 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। विच इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड आउटपुट रेट, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड आउटपुट रेट। नाउ द कंपनी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस एन इंसेंटिव स्कीम एक्सपेक्टिंग दिस रेट टू इंक्रीज टू 7 यूनिट्स। मुझे एक बात बताओ, जब कोई इंसेंटिव सिस्टम आता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अभी तुम 1 घंटे में 5 यूनिट बना ले रहे हो, लोगों को मोटिवेट करोगे ना कि हेल्थ से या रोवन सिस्टम ला रहे हैं, तो लोग तेज काम करेंगे, तेज काम करेंगे तो 1 घंटे में 7 यूनिट्स बनने लग जाएंगी, ऐसा बता रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अंडर द न्यू स्कीम वर्कर विल बी परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम इफ नीडेड, बट नो इंसेंटिव विल बी पेड ऑन ओवर टाइम आवर्स। कह रहा है अब जब हम इंसेंटिव सिस्टम ले आए हैं ना, तो अब अगर हम वर्कर को ओवर टाइम का ऑप्शन देते भी है ना, तो अब हम उसको ओवर टाइम का प्रीमियम नहीं देने वाले। हम बोले भाई तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ तो तुम रुक के काम खत्म कर दो, पर तुमको कोई ओवर टाइम नहीं देंगे। अगर ओवर टाइम चाहिए तो इससे अच्छा तुम तेज काम करो और इंसेंटिव लेके जाओ। ओवर टाइम का पॉलिसी बंद कर दिया हमने, ठीक है भाई। द मैनेजमेंट इज इवेल्युएटिंग कि हम आइदर हेल्थ से प्लान लेके आए या रोवन लेके आए। कंपनी का टारगेट वीकली आउटपुट है 17,500। अभी एक्चुअल आउटपुट लेना है या ये क्या है पता नहीं। द सेलिंग प्राइस 15 रुपीज, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 0.6 एंड फिक्स्ड ओवरहेड 12,000 पर वीक। Prepare a comparative statement showing the effect on company's weekly profit under following alternative: existing system, healthy plan, rowan plan। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत काम की चीज़ है। देखो भाई अलग से कोई एक्चुअल आउटपुट तो दिया नहीं है, तो मैं यही मान लेता हूँ कि इतना ही आउटपुट आपने बनाया, ठीक है। अब सोचो 17,500 यूनिट अगर इंसेंटिव नहीं होता था, विदाउट इंसेंटिव 17,500 यूनिट्स बनानी हो और अगर इंसेंटिव नहीं होता था तो आप 1 घंटे में 5 यूनिट बनाते थे, तो बताओ मुझे आपको कितने आवर्स लगते थे पहले।
सर 17,500 डिवाइडेड बाय 5, 3,500 आवर्स लगते थे। इसको क्या मानूंगा मैं, स्टैंडर्ड आर। कि जो काम 3500 घंटे में होना चाहिए, अब वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो बताओ कितने घंटे में कर देगा वर्कर। अब वर्कर 1 घंटे में 7 यूनिट्स बना रहा है, तो 17,500 डिवाइडेड बाय 7, सर अब 2500 घंटे में ही काम हो जाएगा। तो बताइए टाइम सेव्ड कितना, 1000। समझे क्या? अब आप ही मुझे बताओ, अगर स्टैंडर्ड आर पता चल गया है, एक्चुअल आर पता चल गया है, टाइम सेव्ड पता चल गया है, तो क्या हेल्से का बोनस, रोवन का बोनस, हेल्से की अर्निंग, रोवन की अर्निंग निकाल सकते हो? सर निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक और बात मेरी ध्यान से सुनना सारे बच्चों। आपके पास 50 वर्कर है और 40 घंटे हर व्यक्ति काम कर सकता है, नॉर्मल वाला, अदर देन ओवर टाइम। तो 50 वर्कर है और 40 घंटे, मतलब कितने घंटे काम हो सकता है? 2000 आवर्स। पर एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ है? 2500। और मैक्सिमम ओवर टाइम कितना अलाउड है? सर ओटी मैक्सिमम अलाउड है हमारे पास, एक वर्कर 10 घंटे का ओवर टाइम कर सकता है बस हफ्ते भर में, 500। तो बस वो देखो, 2000 और 500, जितना ओवर टाइम कर सकते थे उतना ही करोगे। प्लस इसका मतलब हेल्थ से रोवन के साथ ओवर टाइम भी हुआ है 500 घंटे का, हाँ हुआ है, बट क्या जब इंसेंटिव सिस्टम आ जाएगा तो क्या आपको ओवर टाइम आवर्स में कोई प्रीमियम मिलने वाला है? नो, देर विल बी नो इंसेंटिव ड्यूरिंग द ओवर टाइम आवर्स। मतलब समझो, अब आपका पूरा 2500 आवर्स का पेमेंट सेम रेट से ही होगा, बस हाँ, क्योंकि आपने 3500 घंटे का काम 2500 घंटे में कर दिया, तो 1000 घंटे जो बचाए हैं उसका 50% टाइम सेव का वैल्यू हेल्थ से में आपको मिल जाएगा एज अ बोनस, और रोवन सिस्टम में टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड आर इंटू एक्चुअल आर से आपको बोनस मिल जाएगा। बट अलग से कोई ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा क्या? नहीं। ये तो हो गया हेल्थ से और रोवन में अर्निंग तुम्हारी। मटेरियल कॉस्ट सब में सेम रहेगी, ओवरहेड्स की कॉस्ट सब में सेम रहेगी, चेंज क्या होगा? सिर्फ लेबर कॉस्ट। अब आता है एग्जिस्टिंग वेज सिस्टम। अब ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अगर तुम कोई इंसेंटिव सिस्टम लेकर नहीं आ रहे हो तो मैं क्या मानूं, मतलब तुमने ज़्यादा यूनिट बनाई है या कम यूनिट बनाई है? अगर मैं बोलता हूं कि तुम 17,500 यूनिट बनाते हो और कोई इंसेंटिव सिस्टम नहीं था, तो मुझे बताओ क्या तुमने 1 घंटे में 5 यूनिट बनाई होगी या 7 यूनिट बनाई होगी? सर तब तो 5 ही यूनिट बनाई होगी, तो तब तो तुमको फिर 3500 आवर्स लग गए होंगे। बट 3500 आवर्स तो वर्क करवाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2000 घंटे तो काम कर सकते हैं और 500 का मैक्सिमम ओटी अलाउड है, तो 2500 घंटे से ज्यादा तो काम हो ही नहीं सकता। 2500 घंटे से ज्यादा का तो काम हो ही नहीं सकता। तो फिर 3500 घंटे में कैसे कंप्लीट किया होगा काम, जब 3500 घंटे हो ही नहीं सकते? क्या ज्यादा वर्कर लेकर आए? एक ये सोच सकते हैं हम। दूसरा, अगर ज्यादा वर्कर लाना भी अलाउड नहीं है तो फिर आपने 17,500 यूनिट्स बनाई ही नहीं होंगी। फिर आपने क्या किया होगा, 2500 घंटे डिवाइडेड बाय 5, 2500 घंटे इंटू 5, 12,500 यूनिट ही बनाई होंगी। पर जब मैं इसका आंसर देखने जाता हूं ना, तो थोड़ा सा आई विल बी शॉक्ड टू सी कि उन्होंने ना एग्जिस्टिंग वाले सिस्टम के लिए भी देखो क्या किया हुआ है। क्वेश्चन 1B है ना हमारा, हाँ, ये देखो उन्होंने यहां तो ठीक है कि चलो उन्होंने बोल दिया 2000 आवर्स अवेलेबल है, 17,500 अपॉन 5, जो काम 3500 आवर्स में होना चाहिए वो काम 2500 आवर्स में हो गया है, 1000 घंटे टाइम सेव हो गया। ये एक नया तरीके का कैलकुलेशन था बट समझ में आने योग्य है कि भाई ठीक है, 17,500 यूनिट, 5 यूनिट 1 घंटे में बनती थी, मतलब 3500 घंटे में इतना काम होता था। पर इंसेंटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की वजह से लोगों ने तेज काम करना शुरू किया, तो वो काम 2500 घंटे में हो गया, तो 1 घंटे का, एक 1000 आवर्स का टाइम सेव हो गया। वेज रेट आपको पता ही होगा, 500 रुपये अगर हफ्ते भर का है तो पर आवर हो गया 12.5। मैक्सिमम ओवर टाइम कर सकते हो 500 घंटे का। अब सुनो, हेल्थ से स्कीम, रोवन स्कीम से बोनस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां देखो आप, इन केस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, अगर आप चाह रहे हो 3500 घंटे का काम करना है और 2000 घंटे ही नॉर्मल अवेलेबल है, तो फिर तो ओवर टाइम 1500 हो गया, पर ओवर टाइम तो सिर्फ 500 अलाउड है, तो क्या करें सर? तो इसका मतलब या तो या तो आपने उतना आउटपुट बनाया ही नहीं होगा प्रेजेंट सिस्टम में, या तो अगर उतना आउटपुट बनाया है तो नए वर्कर लेकर आए होंगे जिनको नॉर्मल आर से पेमेंट किया होगा। ठीक है ना? तो या तो नॉट वर्कड या तो एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब मतलब पता नहीं क्या बोल रहा भाई, ऐसा कैसे एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा? तो इन्होंने क्या मान के कर दिया पूरा, कि पूरे 17,500 यूनिट बने प्रेजेंट सिस्टम में भी,
जो कि थोड़ा अजीब लगता है। और वेजेस लेते समय उन्होंने क्या कर दिया, बोले हेल्से और रोवन में तो तुम 2500 घंटे में काम कर रहे हो, प्रेसिडेंट सिस्टम में तुम 3500 आवर्स में काम कर रहे हो। पर मैं ये सोच रहा हूँ भाई कि 3500 आवर्स का काम करवाया कैसे तुमने? 85 वर्कर है ना तुम्हारे पास, 50 वर्कर, 50 वर्कर अगर 40 आवर्स काम कर रहे हैं तो 2000 आवर्स काम हुआ। ज्यादा से ज्यादा 500 घंटे का ओवर टाइम कर रहा है तो 2500 घंटे, 1000 घंटे एक्स्ट्रा कहां से लेकर आए? यही मान के समझ लेते हैं कि एक्स्ट्रा वर्कर आ गए होंगे, तभी 3500 पॉसिबल है। पर इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, बट अब कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा होता है कि हर चीज़ें अच्छे से क्लैरिटी में नहीं आती, पर मैं चाहता हूं कि आपको मैं समझा पाऊं। तो हेल्थ से और रोवन सिस्टम का बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हेल्थ से का बोनस ले लिया, रोवन का बोनस ले लिया। पर अगर आप प्रेजेंट सिस्टम की बात करो, प्रेजेंट सिस्टम में अगर आप उतनी ही यूनिट बनाना चाहते हो जितना आपने हेल्थ से और रोवन में बनाया, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप 3500 आवर्स काम करवा पाओ। और 3500 आवर्स में भी आप पूरा 1500 घंटे ओवर टाइम नहीं दे सकते, तो 500 घंटे का ही आपने ओवर टाइम किया, मतलब और 1000 घंटे कहां से आए? और 1000 घंटे जो है सर, वो एक्स्ट्रा वर्कर से काम करवा के आपने लिए होंगे, तभी पॉसिबल है। तो देखो 3500 आवर्स का काम हुआ है सर, 3500 क्यों, 25 होना चाहिए ना? अरे नहीं ना भाई, एग्जिस्टिंग सिस्टम में तो कोई तेज काम थोड़ी करेगा, स्लो काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पे चल रहे हैं, ठीक है। इसमें से 2500 आवर्स कौन से हो गए जो एग्जिस्टिंग वर्कर ने कर दिए, जिसमें 2000 नॉर्मल था और 500 ओटी था। और ये जो 1000 घंटे, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये एक्स्ट्रा वर्कर इन्होंने और हायर किए होंगे, उनसे करवाए होंगे, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बाकी सब कुछ देखो नॉर्मल है। सेलिंग प्राइस गिवन था 17500 यूनिट्स गिवन थी, तो सेल्स आ गया। मटेरियल तो सब में सेम आएगा भाई, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड भी बराबर आएगा, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड आपका पर आवर दिया था, इसलिए प्रेजेंट सिस्टम में ज़्यादा घंटे काम हुआ है ना, तो ज़्यादा वेरिएबल ओवरहेड, और इनमें कम नंबर ऑफ आवर्स काम हुआ तो कम वेरिएबल ओवरहेड। और यहाँ ओवर टाइम प्रीमियम हमने सिर्फ 500 घंटे का लिया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ओटी इज लिमिटेड टू 10 आवर्स पर वर्कर, 500 घंटे से ज़्यादा का ओवर टाइम पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओवर टाइम प्रीमियम सिर्फ उन 500 घंटे का लिया जो अलाउड है। इस तरीके से निकाला। थोड़ा सा प्रेजेंट वाला सिस्टम कंफ्यूजिंग है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एटलीस्ट जो सीखने वाली चीज थी वो पता क्या थी, एस एच और ए एच आपने कैसे निकाला, कि सेम आउटपुट लेकर कितने घंटे हो सकते थे, सेम आउटपुट लेकर कितने घंटे हुए, अपॉन 5 और अपॉन 7 वाला जो कैलकुलेशन था ना, दैट वाज अ न्यू पार्ट। देखो जब हम कोई नया क्वेश्चन करते हैं ना, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करो, और उस क्वेश्चन में नया सीखने योग्य क्या है ना, उसका टेक अवे लो और आगे बढ़ो। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट ओवर थिंक कि ये एम्बिग्यूटी आई तो मैं क्या करूँगा। भाई पेपर में भी कोई मिस्टेक आती है तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं सोचना। जो चीज़ सही आ रही है उसमें क्या करूँगा ये सोच के चलो, ठीक है, उसकी तैयारी करो। तो ये एस एच और ए एच का न्यू तरीके का कैलकुलेशन है, ये जानने योग्य चीज़ थी। दूसरा, प्रेजेंट सिस्टम में अगर आपने 17500 यूनिट्स का आउटपुट बनाया है, तभी पॉसिबल है जब आप अज्यूम कर रहे हो कि एक्स्ट्रा आवर्स आपने काम करवाया है एक्स्ट्रा वर्कर से, जो कि कहीं लिखा नहीं है क्वेश्चन में, पर कॉमन सेंस मेरा बोलता है कि उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है वो। और 17500 को ही एक्चुअल आउटपुट लिया है, क्योंकि कोई और एक्चुअल आउटपुट अलग से क्वेश्चन में नहीं गिवन था। तो जो टारगेट आउटपुट था, हम मान रहे हैं कि जो टारगेट रखा था उतनी यूनिट्स बन भी गई हैं वैसा। 1C वाला क्वेश्चन हमारा रेगुलर है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 2A में चलते हैं। 2 एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 ओवरहेड्स का है, 12 नंबर का सवाल। ओ माय गॉड, 12 नंबर का सवाल भाई, 12 नंबर का सवाल तो पेपर में देखा नहीं कभी। ये लीजिए 2A, IoT Solution Tech Private Limited, a leading provider of innovative IoT solutions and cutting edge technology products, outline the following budgeted and actual hours used for its two central corporate support department, finance and IT. These departments collaborate with one another and provide essential support to companies' two manufacturing division, MD और desktop solution. Basically भाई दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट है, ऐसा मान के चलो आप। फाइनेंस और आईटी सपोर्ट हो गए, और एमडी और डीएस ऑपरेटिंग मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब क्या कह रहा है आपको कि फाइनेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट के खर्चे 10% आईटी में बांटो, 60% एमडी में बांटो, 30% डीएस में, रीअपॉर्शनमेंट का परसेंटेज दिया है। आईटी के खर्चे 5%, 45% और 50% बाकी तीनों में बांटो। पर ये था बजटेड यूसेज, ऐसा आपने सोचा था होगा, पर एक्चुअल यूसेज कुछ और है। एक्चुअल यूसेज में बोल रहा है 20, 20 और 60, और 5, 66 और 28.5, ठीक है।
अब क्यों बजट और एक्चुअल अलग दिया, ये भी एक नई चीज़ है क्वेश्चन के अंदर। नाउ ओवरहेड कॉस्ट फॉर द टू सपोर्ट डिपार्टमेंट आर इंटर डिपार्टमेंटल अलोकेशन आर गिवन बिलो। मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जब सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चे आए तो कितने कितने थे, बजटेड, फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल, वेरिएबल ओवरहेड। क्या होता है सर, जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है ना वो कैपेसिटी के बेसिस पर एब्जॉर्ब होता है, और जो वेरिएबल ओवरहेड होता है ना वो तो एक्चुअल बेसिस पर चार्ज होता है। इसलिए आपको फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड लेवल पर गिवन है और वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल लेवल पर गिवन है। मतलब जब आप अपने बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड बांटोगे ना फाइनेंस और आईटी के, तो वो बजटेड यूसेज के रेशियो में बांटना। लेकिन जब आप अपने वेरिएबल ओवरहेड्स बांटोगे ना बाकी की दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो आप एक्चुअल यूसेज के बेसिस पर बांटना। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको समझनी। हमारे चैप्टर 4 ओवरहेड्स में ना कहीं भी बजटेड वेरिएबल बजटेड फिक्स्ड अलग नहीं देता, सब कुछ कॉमन करके देता है। तो हम सबको फिक्स्ड मान के पूरा सॉल्व कर देते हैं, बट रियलिटी में ओवरहेड्स वेरिएबल का ट्रीटमेंट अलग होता है, फिक्स्ड का ट्रीटमेंट अलग होता है। फिक्स्ड जो है वो एब्जॉर्प्शन बेसिस पर बढ़ता है और जो वेरिएबल होता है वो एक्चुअल बेसिस पर बढ़ता है। फिक्स्ड जो है उसकी एब्जॉर्प्शन रेट बजटेड कैपेसिटी पर निकाली जाती, प्री डिटरमाइंड रेट। पर वेरिएबल ओवरहेड में ऐसा नहीं होता, वो तो पर यूनिट में हमको पता होता है कितना लगना है, या पर आवर में पता होता है। तो अब जब आप रीअपॉर्शनमेंट करोगे ना, आप फिक्स्ड ओवरहेड का अलग रीअपॉर्शनमेंट करोगे, वेरिएबल का अलग करोगे। लिखा भी हुआ है यहां पर, द कंपनी यूजेस ड्यूअल रेट मेथड ऑफ अपॉर्शनिंग सपोर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट टू ऑपरेटिंग वेयर fixed overhead are apportioned using budgeted hours and variable overheads are apportioned using actual hours। तो लिख भी दिया है, नहीं भी पता होता कॉन्सेप्ट तो भी आप पढ़ के समझ सकते थे। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग। भाई साहब एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों अप्रोच से सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड याद है, डायरेक्ट मेथड क्या है, जब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटे जाते हैं। स्टेप मेथड, जब आप सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे, एक सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे दूसरे में बांटते हो पर दूसरे वाले को पहले में नहीं बांटते। पर स्टेप मेथड में मुझे सीक्वेंस की जरूरत होती है, तो बता रहा है ना क्वेश्चन सीक्वेंस, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को पहले बांटना, मतलब आपके जो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है ना फाइनेंस और आईटी, इसमें से किसका खर्चा पहले बांटना, फाइनेंस। मतलब फाइनेंस के खर्चों को आईटी में बांटना लेकिन आईटी के खर्चों को फाइनेंस में मत बांटना। स्टेप मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड। और तीसरा बोल रहा है रेसिप्रोकल मेथड, इक्वेशन की मदद से। तो भाई ये तो एकदम ही यूनिक क्वेश्चन हो गया, मतलब ये सब पढ़ा हुआ है अपन ने, पर ये वेरिएबल और फिक्स वाला ट्रीटमेंट एक तो नया हो गया, और एक ही क्वेश्चन में तीनों अप्रोच, डायरेक्ट भी, नॉन रेसिप्रोकल भी, रेसिप्रोकल भी, ये भी पहली बार देखने को मिला है। अब देखिए क्या करने वाले हम लोग। तो ध्यान रखने वाली बात बेटा ये वाली है कि आपका जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो किस बेसिस पर बांटना है, बजटेड ओवरहेड, बजटेड आवर्स के बेसिस में, और वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन था बेटा जी ये, आई थिंक दिस इज 2A। तो अब मैं सीधे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2A में। ये देखो भाई, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के हिसाब से चलते हैं। यस, फिक्स्ड ओवरहेड देखा आपने, मैं पूरे ओवरहेड नहीं ले रहा हूँ, फिक्स्ड अलग ले रहा हूँ, वेरिएबल अलग ले रहा हूँ। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, ये रहे मेरे दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैंने पहला सर्विस डिपार्टमेंट ले लिया फाइनेंस। अब मैंने देखा फाइनेंस के अंदर कितने परसेंटेज में एमडी और डीएस में बांटना था, 60 और 30। तो मैंने क्या किया, 60 और 30 लिखा है ना, बेसिकली आर्स गिवन है हमारे पास 4500 और 2250। अब क्योंकि आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल मेथड से चल रहे हो तो आप आईटी में तो कुछ भी नहीं बांटोगे, फाइनेंस का पूरा खर्चा आप दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटोगे। तो किस रेशियो में बांटना चाहिए, 4500 और 2250। अगर आपने 60% 30% बांट दिया तो 10% अनअलोकेटेड रह जाएगा, गलत बात हो जाएगी। तो डोंट यूज दिस भाई, डोंट यूज दिस, यूज दिस रेशियो 4500 और 2250। या फिर इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो 6:3 में बांट दो, लेकिन पूरा बांटना है। 60% 30% ले लोगे तो 10% अधूरा रह जाएगा भाई, वो गलती मत करना, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, 4500 और 2250 के रेशियो में ये 2296880 को बांट दिया। ये देखो ना 2296800, ये क्या था, फिक्स्ड था, किसका, फाइनेंस का। तो हम वही तो कर रहे हैं, हम पहले फिक्स्ड ले रहे हैं फाइनेंस का, जिसको क्वेश्चन ने बोला किस बेसिस पर बांटना है, बजटेड आवर्स के बेसिस पर बांटना है। तो ये किसका रेशियो है, बजटेड आवर्स का ही तो रेशियो है।
नाउ आईटी, आईटी में देखो आप बजटेड आवर्स कितने गिवन है, 67,500 और 75,000, ये लो 67,500 75,000। कितना कॉस्ट है आईटी का, ये रहा, ये बांट दिया। इस तरीके से फिक्स्ड ओवरहेड अपॉर्शन्ड हो गया। अब वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड में क्वेश्चन ने बोला है एक्चुअल आवर्स के बेसिस पर, तो ध्यान रखिएगा जब वेरिएबल को बांट रहे हो तो आप एक्चुअल यूसेज लेना, बजटेड यूसेज मत लेना भाई। तो 1200 रेशियो 3600, ये लो 1200 रेशियो 3600, और 79,800 और 34,200, ये देखो 79,800, ये दोनों फिगर कहाँ से आए, क्वेश्चन से आए, ये देखो ये यहाँ से 1276 3828, 1276 3828, इस तरीके से आपने ये बांट दिया। ये हो गया डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन डन। अब आते हैं सर नॉन रेसिप्रोकल मेथड, जिसमें पहले फाइनेंस को बांटेंगे। अब फिर से फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट में अब मैं चारों डिपार्टमेंट के नाम लिखूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि अब एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे में भी बांटना है, तो सबका कॉलम होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंस के खर्चे से शुरुआत करी, ये रहा। किस रेशियो में बांटना है सर, बजटेड आवर्स के रेशियो में। तो फाइनेंस जब आईटी को बांटेगा तो 750 रेशियो 4500 रेशियो 2250, 750 रेशियो 4500 रेशियो 2250, ये यहाँ से माइनस हुआ और इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मुझे बताओ आईटी की बारी है, तो क्या आईटी की जो गिवन कॉस्ट है, आईटी की गिवन कॉस्ट है 30,35,00, क्या सिर्फ उसको बांटूं या फाइनेंस वाले ने जितना शेयर अपना आईटी को दिया वो भी जोड़ेंगे, सर वो भी जोड़ेंगे। तो 30,35,00 तो है, प्लस जितना फाइनेंस ने उसको दिया वो भी जोड़ो, ये आ गया टोटल। इस टोटल को आप बाकी दोनों में बांटोगे, किस रेशियो में, 67,500 और 75,000। सर अब आपने वापस आईटी को फाइनेंस को क्यों नहीं बांटा, नॉन रेसिप्रोकल है ना, एक तरफा प्यार, याद है, वही आपने वापस वेरिएबल वाले पार्ट में भी किया कि पहले फाइनेंस को बांट दिया और उसके बाद फाइनेंस का शेयर जो हमारा आया है आईटी में, उन दोनों का मिला के टोटल बाकी दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया। और फिर जब आप इक्वेशन मेथड से करने गए तो आपने क्या बोला, मान लेते हैं कि एफ इज फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनल एक्सपेंसेस एंड टी इज आईटी डिपार्टमेंट का फाइनल एक्सपेंसेस। तो ये जो वैल्यू गिवन है, क्या इस वैल्यू के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट का शेयर इंक्लूड है, नहीं है, तो वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हमने मान लिया 0.05T, 0.10। आई होप आप समझ रहे हो कैसे आया। ये मैं सिर्फ किसके लिए कर रहा हूं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट के लिए। अभी तो इक्वेशन बनाई, एफ और टी की वैल्यू निकली, डन सर। अब जब आप रीअपॉर्चनमेंट करोगे तो जो वैल्यू गिवन है ना आपकी 22,96,800, वो मत लेना, तो सर क्या लूंगा, आप लेना 24,60,628। सर ज्यादा ले लें, हाँ, 2 स्टेप में कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। याद करो भाई, तुमने इक्वेशन मेथड पढ़ी हुई है। टी में मतलब आईटी में भी आप पूरा 30,30,500 मत लो, उसमें ये और ऐड करके जो फाइनल वैल्यू आ रही है ना उसको कंप्लीट करके लो। वही वेरिएबल ओवरहेड में फिर से इक्वेशन बनाई मैंने, वहां भी एफ और टी की वैल्यू निकाली और फिर जाके हमने रीअपॉर्शनमेंट किया जैसा हम लोग करते थे। तो ये इक्वेशन मेथड से भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो बड़ा भारी था भाई, आई होप आप समझ पा रहे हो 12 नंबर का क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन, उस लायक डेटा है भाई उसके अंदर। तो न्यू पैटर्न, ऐसा इकलौता क्वेश्चन देखा जिसमें सारी अप्रोच यूज हो रही है और फिक्स्ड और वेरिएबल भी अलग अलग दिया है, इसलिए हर जगह पर कैलकुलेशन करते समय फिक्स्ड को अलग बेसिस पर बांटा, वेरिएबल को अलग बेसिस पर अपॉर्शन किया है। ठीक है, ईबीक्यू 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, 2B ईबीक्यू। तो ये देख लीजिए सर आप, कंपनी को एनुअल ऑर्डर मिला है 2 लाख लीटर का फ्रॉम अ कस्टमर, और हमारे पास सेटअप कॉस्ट 600 रुपये दिया हुआ है, होल्डिंग कॉस्ट दिया है 600 रुपीज पर स्क्वायर मीटर एनुअली विथ ईच स्क्वायर मीटर होल्डिंग 500 लीटर जूस। मुझे सर ये नहीं पता करना होता कि 1 मीटर की होल्डिंग कॉस्ट क्या है, मुझे ये पता करना होता है 1 यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट क्या है। तो मैंने बोला अगर 1 मीटर की कॉस्ट 600 है और 1 मीटर में 500 लीटर आता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट कैरिंग कॉस्ट ऑफ 500 लीटर ऑफ माई फिनिश गुड्स, ये लीटर में दिया ना, तो 500 लीटर इज 600 रुपए, तो व्हाट इज द कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, 1.2। सर पर ये तो 1.2 पर यूनिट हुआ ना, नहीं पर एनम भी हुआ, देखो एनुअली भी लिखा हुआ है, एनुअली भी लिखा हुआ है। बस यही 1.2 का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था, बाकी तो फॉर्मूला वही रहेगा 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीसीपीयूपीए। तो ये सीसीपीयूपीए कैसे निकला, ये 600 रुपए की कॉस्ट है 500 लीटर के लिए, तो 1 लीटर की कॉस्ट कितनी, 1.2। ठीक है, डन है भाई, ये था ईबीक्यू।
1C वॉज एन ईजी क्वेश्चन। अच्छा 1C को तो पहले बात कर चुके हैं। 3A के बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ। 3A बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि नया क्वेश्चन है, ऐसा देखा हुआ है आप लोगों ने, आरटीपी में दिया हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ए लिमिटेड प्रोडक्ट एक्स बना रहा है रॉ मटेरियल डी से, 1 यूनिट बनाने में 2 kg ऑफ मटेरियल लग रहा है, सेल्स फोरकास्ट दिया हुआ है, और फिर आपको बोल रहा है आर ओ क्यू इज 200 kg लेस देन ई ओ क्यू। जो भी आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालोगे ना, वो आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, उससे 200 किलो कम ऑर्डर कर रहे हो। क्यों, वो हमें नहीं पता भाई। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 kg मोर देन द एवरेज कंजम्पशन। तो अगर एवरेज कंजम्पशन पता चल जाए तो मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का दिया हुआ है, लीड टाइम दिया है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, परचेज प्राइस दिया है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया है, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, और हमको रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और ईओक्यू और आरओक्यू का डिफरेंस निकाल के देखना है कि ईओक्यू से कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कितना बेनिफिट होगा। अब सुनिए भाई, ईओक्यू कैलकुलेट होगा, उसमें 200 kg माइनस करूंगा तब आरओक्यू निकलेगा ना भाई। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ईओक्यू निकालने का। ईओक्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट। क्या एनुअल रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में गिवन है, नहीं। अगेन चैप्टर 15 बजट का यूज हुआ कि सर मुझे 10,000 यूनिट साल भर में बनानी है, बराबर है 900 यूनिट्स ऑलरेडी ओपनिंग में रखी हुई है, तो बताइए प्रोडक्शन बजट क्या हो गया, 9100 यूनिट का। समझे क्या, सेल्स माइनस ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी गिवन नहीं, तो 9100 हो गया हमारा प्रोडक्शन बजट। एक यूनिट बनाने में 2 kg लगता है, तो 9100 यूनिट्स बनाने में 18,200 kg लगेगा। पर ये तो कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट हो गई कि साल भर में कितना कंज्यूम करना है। पर मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक 1000 kg रखा हुआ है, तो परचेस बजट कितना हो गया, परचेस बजट हो गया 7। इसको मैं ईओक्यू में यूज करूंगा। समझे बात को भाई, क्रोनोलॉजी को समझो। तुम्हें एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए थी, पर निकलेगी कैसे, सेल्स बजट से प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट से मटेरियल कंजम्पशन बजट, मटेरियल कंजम्पशन बजट से मटेरियल परचेज बजट, ये निकला 17,200। तो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 720, ये देखो दिया हुआ है भाई, अपॉन सीसीपीयूपी। ये कैसे निकलेगा, परचेज प्राइस गिवन है 125, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1200 kg ईओक्यू आया। पर क्या मैं 1200 kg ऑर्डर करूंगा, नहीं, मैं ऑर्डर करूंगा 1200 में भी 200 किलो कम, 1000 kg। ये हो गया रीऑर्डर, ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है, सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है आर ओ क्यू प्लस आर ओ एल माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। पर आर ओ क्यू तो पता है 1000, आर ओ एल कैसे निकलेगा, आर ओ एल के दो फॉर्मूले होते हैं, मिनिमम प्लस एवरेज इंटू एवरेज, और एक होता है मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। अब मिनिमम स्टॉक लेवल तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम चाहिए। पर मैक्सिमम कंजम्पशन तो तब पता चलेगा जब एवरेज कंजम्पशन पता चले। एवरेज कंजम्पशन कैसे पता चलेगा, देखो भाई, यहां लिखा है 364 डेज इन ईयर आपको लेना है। मैं आपको बताऊं, क्या आपका ये मटेरियल कंजम्पशन साल भर का है 18,200 जो हमने बजट से निकाला, सेल्स बजट माइनस ओपनिंग प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट इंटू 2 मटेरियल यूसेज बजट। अगर इतना क्वांटिटी साल भर में यूज हो रहा है और साल भर में 364 डेज है, तो एक दिन में कितना यूज हो रहा है, 50 kg। ओके, इस तरीके से एवरेज कंजम्पशन निकला। एवरेज कंजम्पशन में आपने 20 जोड़ दिया तो मैक्सिमम, उसमें 20 कम कर दिया तो मिनिमम, तो ये आ गया एवरेज मैक्सिमम मिनिमम। अब ये मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम है 8 दिन का, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 70 इंटू 8, रीऑर्डर लेवल आ गया, ये मैंने रीऑर्डर लेवल डाल दिया। रीऑर्डर क्वांटिटी फर्स्ट पार्ट में निकला हुआ है, ठीक है, माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, मिनिमम इंटू मिनिमम के लिए मिनिमम ये रहा, और लीड टाइम का मिनिमम है 4 डेज, तो वो हो गया 120, वो भी माइनस कर दिया, ये आ गया मैक्सिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है, आर ओ एल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, तो आर ओ एल निकला था 560, और 50 इंटू 6 एवरेज इंटू एवरेज माइनस कर दिया 260। फिर आपने निकाला नॉट ऑर्डरिंग ई ओ क्यू वाला, तो बेसिकली वो ठीक है, उतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना, मैंने एक बात बताई थी, जब नंबर ऑफ ऑर्डर डेसिमल में आते हैं ना, तो आर ओ क्यू में तो आप राउंड ऑफ कर देते हो, पर ई ओ क्यू वाले केस में राउंड ऑफ मत करना। इन्होंने वो गलती करी है, पर हम नहीं करेंगे। कैसे सर, ये देखो कहाँ गया क्वेश्चन में, हाँ, इन्होंने जब कंपेयर किया है ना दोनों को, तो ईओक्यू वाले केस में भी उन्होंने 14.33 को 15 ऑर्डर ले लिया। पर ऐसा मत करना, क्यों, क्योंकि जब हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं ना, तो हमारी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मैच नहीं करती। ये देखो आप, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ रही है 10,800, कैरिंग कॉस्ट ये आ रही, जबकि ईओक्यू पर
ऑर्डरिंग और कैरिंग मैच करता है, तो आइडियली क्या करना चाहिए था, आइडियली ऐसा लिखना चाहिए था 17,200 अपॉन 1200 इंटू 720। फिर आपको ये राउंडिंग ऑफ का मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं था। तो ये मैंने समझाया हुआ है कि ईओक्यू वाले केस में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप राउंड ऑफ ना करें, जो भी डेसिमल में आ रहा है लेट इट बी इन द डेसिमल। तो ये देखो 10320 आ रहा है, एग्जैक्ट मैच करेगा इसके साथ। हाँ, आरओक्यू वाला केस आपका मैनुअल केस है, वो मैथमेटिकल केस नहीं है, तो उसमें आप जरूर राउंड ऑफ करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 18 ऑर्डर्स लिखना। पर यहां पर आपको 15 नहीं करना चाहिए, उसको 14.333333 जो आ रहा है लेट इट बी लाइक दैट ओनली। ठीक है, ये एक पार्ट है मुझे जो समझाना था। तो एवरेज कंजम्पशन का कैलकुलेशन काफ़ी काम की चीज़ थी इसके अंदर, कैसे हमने टोटल साल भर के कंजम्पशन को 364 डेज से डिवाइड करके एवरेज कंजम्पशन निकाला। नंबर ऑफ ऑर्डर आपने राउंड ऑफ लिया है ईओक्यू में भी, ये बात सही नहीं है। थर्ड बी इज एन ईजी क्वेश्चन, रेगुलर है। क्वेश्चन नंबर 4A में चलता हूं मैं सीधे, अब क्वेश्चन नंबर 4A। ठीक है, अगेन जेपीबीपी का क्वेश्चन दिख रहा है हमको। पिंटू प्राइवेट लिमिटेड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केमिकल प्रोसेस है जो सिंगल मटेरियल को 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बांटते हैं, ABC। दीज 3 एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड साइमल्टेनियसली एट अ सिंगल स्पीड ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर ये तीनों निकल जाते हैं। ए और बी तो सीधे डायरेक्टली सेल हो सकता है, जिसमें कोई एडिशनल फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट सी है उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है तभी वो बिकता है। देर इज नो मार्केट प्राइस अवेलेबल फॉर सी एट द, ऑब्वियसली भाई वो सेलेबल ही नहीं है पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर, इसलिए उसकी कोई मार्केट प्राइस भी अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास दिया हुआ है फॉर द करेंट ईयर द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द यूनिट सोल्ड आर गिवन, यूनिट सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस। इसमें आप समझ जाना ए और बी तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बिक गए, और ये जो है ना ये आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बिका है एज पर द डेटा। अब कह रहा है कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जॉइंट कॉस्ट, ये रही, एंड एडिशनल कॉस्ट फॉर सी, मतलब ये हो गई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो ये तो कॉमन कॉस्ट हो गई ना भाई, और ये वाली जो कॉस्ट है ये सिर्फ सी की है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग WIP, लेकिन देर आर सम इन्वेंट्रीज एट द एंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ ये रहा। अब आपको जो बात ध्यान रखनी है वो मैं कई बार बता चुका हूं, हमारे PYQRT सेशन में भी बता चुका हूं, कि जब हम जॉइंट कॉस्ट का अलोकेशन करते हैं किसी भी मेथड से करें, हमें जो भी सेल वैल्यू लेनी है NRV निकालने के लिए हो, चाहे सेल्स वैल्यू एट SOP हो, चाहे सेल्स वैल्यू फाइनल वाली हो, वी ऑलवेज हैव टू कंसिडर प्रोड्यूस्ड यूनिट। तो गलती से आप सेल्स वैल्यू निकालते समय इन दोनों को मत मल्टीप्लाई कर देना। तो सर क्या करना पड़ेगा, जो भी यूनिट सोल्ड दी है उसमें आप क्या करो, क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ दो, तो आपको प्रोड्यूस्ड यूनिट पता चल जाएगा। तो ये सोल्ड यूनिट, ये क्लोजिंग यूनिट, मतलब इतना प्रोड्यूस हुआ, ये सोल्ड यूनिट, ये क्लोजिंग यूनिट, मतलब इतना प्रोड्यूस हुआ, ये सोल्ड, ये क्लोजिंग, मतलब इतना प्रोड्यूस हुआ। तो प्रोड्यूस्ड यूनिट पर हम निकालेंगे सेल्स, उसमें माइनस करेंगे हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, सबका NRV निकालेंगे, और फिर उस NRV के रेशियो में इस जॉइंट कॉस्ट को बांटेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट निकालना है। तो आप देख लीजिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर नज़र भी आ जाएगी। ये देखिए, क्या इन्होंने सोल्ड यूनिट लिए? नहीं, हमेशा सेल्स वैल्यू किसका लेना पड़ता है, टोटल प्रोडक्शन। सर इसका लॉजिक क्या है बेटा, जो जॉइंट कॉस्ट बांटने के लिए आप रेशियो निकाल रहे हो ना, तो जॉइंट कॉस्ट किस चीज की कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो सेल्स का रेशियो लेना वो भी प्रोड्यूस यूनिट के लिए लेना चाहिए, सोल्ड यूनिट के लिए नहीं, इसलिए यहां प्रोड्यूस यूनिट ली जाती है हमेशा। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। तो हमने तीनों का सेल्स निकाला एट प्रोड्यूस यूनिट। अब ए और बी तो फर्दर प्रोसेस होते नहीं है, तो उनका NRV भी वही हो गया, लेकिन सी के केस में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके NRV निकालो। अब इसी रेशियो में आपको अपने 5625 को बांट देना। अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि चलो भाई निकालो व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक एंड COGS, तो निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना कोई भारी स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है भाई। ये जो मेरी कॉस्ट निकली है जॉइंट कॉस्ट अलोकेटेड, ये किसकी कॉस्ट है, ये प्रोड्यूस यूनिट की कॉस्ट है। इसी प्रोड्यूस यूनिट की कॉस्ट में आप प्रोड्यूस यूनिट डिवाइड करो, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। अपन कॉस्ट शीट में क्या करते हैं, समझो आप दिस इज अ काइंड ऑफ COP। बस ये ध्यान रखना कि सी के केस में इसके अंदर ये भी जुड़ेगा आपका एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो हमें सिंपली क्या करना है सर, हमें COP निकालना है, COP में प्रोड्यूस यूनिट डिवाइड करके क्लोजिंग स्टॉक यूनिट, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू मिल जाएगी, और COP में जब क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो COGS भी मिल जाएगा। और वही हमसे आखिरी वाले पार्ट में पूछा हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट बनाइए आप,
इनकम स्टेटमेंट लेते समय क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, सेल्स माइनस COGS, ग्रॉस मार्जिन निकल जाएगा हमारा। ठीक है, चलो भाई। यहाँ बोला था ना कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी निकालो, COGS भी निकालो, तो फर्स्ट पार्ट में निकल जाएगा। और फिर जो COGS निकलेगा तो सेल्स और COGS को कंपेयर करके ग्रॉस मार्जिन निकल जाएगा। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जिसके लिए मैंने क्वेश्चन को लिया, कि भाई भूलना मत इस बात को, जब आप NRV कैलकुलेट कर रहे हो, डोंट टेक सोल्ड यूनिट, यू ऑलवेज हैव टू टेक प्रोड्यूस यूनिट का सेल्स। और ये बात पहले भी बता चुका हूँ, क्लास में भी बता चुका हूँ। बाकी ये वाला क्वेश्चन रेगुलर है। क्वेश्चन 5A, अगला सवाल आई थिंक इट इज फ्रॉम सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, 5A। देख लीजिए सर, पब्लिक स्कूल वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारी 25 बसेज हैं और ड्यूअल शिफ्ट में चलती, मॉर्निंग आफ्टरनून। याद आ गया कौन सा क्वेश्चन? ठीक है। 8 किलोमीटर का रूट है, 22 दिन महीने में चलती बस, मई और जून में समर वेकेशन रहता है, 12 महीने के हिसाब से फीस कैलकुलेट होती है, ड्राइवर सैलरी, क्लीनर, लाइसेंस फी एटसेट्रा। बिल्कुल देखा हुआ सवाल है सर। ये माइलेज दिया हुआ है, सीटिंग कैपेसिटी दिया हुआ है। हाँ, अब 2 टाइप के स्टूडेंट्स की जगह 3 टाइप के स्टूडेंट है, 0 से 2 किलोमीटर, 2 से 4 और 4 से 8। अच्छा जी, कितने कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं वो भी दिया हुआ है। इनसे 1/4 ऑफ द फेयर लेते हैं, इनसे आधा फेयर लेते हैं, इनसे फुल फेयर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपका नया है। यहां तक तो दिया है नॉर्मली क्या होता है, और यहां एक स्पेसिफिक साल का दिया हुआ है। कह रहा सुनो, ड्यू टू एक्सेस पॉल्यूशन, हो सकता है ये दिल्ली में होगा स्कूल, दिसंबर 24 और जनवरी 25, ये 2 महीने में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था कि स्कूल वालों को बोला गया था कि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। अब मुझे बताओ, जब ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी तो क्या बस की सर्विस यूज होगी? नहीं। कह रहे उन 2 महीने में ड्राइवर और क्लीनर को कोई काम नहीं था क्योंकि बस चलती नहीं थी, फिर भी हमने उनको सैलरी दी, पूरी नहीं दी, 75% पोर्शन दिया। रिपेयरिंग की जो कॉस्ट है ना वो भी 90% हो गई, मतलब 10% से कम हो गई। इग्नोर द इंटरेस्ट कॉस्ट। अब कह रहा है पहले तो आप स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंगल बस एंड फ्लीट ऑफ 25 बस निकालो। तो ये तो आप नॉर्मली करोगे, कैसे? सारी कॉस्ट ले लोगे, 2 कॉलम रखना, 1 बस 25 बस, 1 बस वाले सारे अमाउंट को 25 से मल्टीप्लाई कर देना, निकल जाएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन फी पर स्टूडेंट पर मंथ, ये भी हमको पता है कैसे निकालना है सर। हम 1 महीने की पहले टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं, फिर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल देंगे कि एक बस में कितने स्टूडेंट बैठते हैं। कैसे निकालोगे वो भी बताता हूँ, इक्विवेलेंट स्टूडेंट, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है 40 स्टूडेंट की बैठने की, तो वैसे देखा जाए तो 40 जूनियर और 40 सीनियर, टोटल कितने बच्चे बैठे? 80। मतलब एक बस की सर्विस कितने बच्चे लेते हैं? 80, 40 जूनियर 40 सीनियर। उस 80 की 3 कैटेगरी हो गई सर। 25% वाले जो 1/4 फेयर देते हैं, 50% फेयर देते हैं और फुल फेयर देते हैं। कितने कितने लोग हैं सर? ये हो जाएगा आपका 80 का 15%, मतलब 12 बच्चे ऐसे रहते हैं बस में जो 2 किलोमीटर से आ रहे हैं, 40 बच्चे ऐसे रहते हैं जो 4 किलोमीटर से आ रहे हैं, और बाकी रिमेनिंग कितने बच्चे? 55, 80 का 55% वो बच्चे हैं जो 4 किलोमीटर से भी दूर से आते हैं। अब सुनो, जो फुल वाले हैं उनको तो फुल काउंट करो, जो 40 बच्चे हाफ वाले हैं उनको 40 का 50% काउंट करो, इक्विवेलेंट। और जो 12 बच्चे हैं उनको 12 मत काउंट करो, 12 का 25%। इस हिसाब से बताओ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 44 प्लस 20 प्लस 12/4 3, तो 44 3 47 और 20 67, तो ये हो गए 67 फुल फेयर स्टूडेंट। अब जब आप अपने टोटल 1 महीने के एक्सपेंस को निकालोगे ना तो 67 से डिवाइड करना, ताकि आपको ये पता चले कि एक फुल फेयर वाले बच्चे से कितना फेयर लेना है। वो जो फेयर आएगा ना उसी में 50% मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन बच्चों का फेयर पता चल जाएगा, और उसको 25% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन बच्चों का फेयर। या उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब पूरा 25% वाला फेयर निकाल दो, मतलब इसको फुल मानो 12 वाले को, 40 वाले को डबल कर दो और फुल वाले को 4 गुना कर दो। पर वो ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगता मुझे, सबको फुल में कन्वर्ट कर देना ज़्यादा सही लगता है। कैलकुलेशन दोनों से सेम होने वाले हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग स्टेटमेंट निकाल के वो डिवाइड करोगे आप। लेकिन ये वाला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी एक आरटीपी में आ चुका है, कोविड वाला एक क्वेश्चन था वो वाला।
जैसा कोविड का क्वेश्चन PYQ RTP में देखा ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द मिनिमम बस फेयर दैट हैज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर द ईयर 2025। अब 2025 वाला जो ईयर है ना, उसमें थोड़ी सी चीज़ें बदल जाएंगी, देखते हैं क्या बदलेगा। तो मैं सीधे उसके सॉल्यूशन में चलता हूँ बेटा आप लोगों के लिए। नॉर्मल वाला पार्ट तो सही रहेगा, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो आप कि आपने भाई टोटल एक्सपेंसेस निकाल दिए साल भर के, एक बस के, सारी बस के, एंड सो ऑन। और यहाँ पर उन्होंने देखो 236 स्टूडेंट निकाला और हमारा तो 67 स्टूडेंट आ रहा था। तो सर हमारा गलत है या उनका सही है? सर दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, बस हमारा तरीका अलग अलग है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा देखो भाई, एक बस का फेयर है साल भर का, टोटल कॉस्ट है 379,000, ठीक है। तो महीने भर का कितना हो गया सर? 379,000 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 31583.33। और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, हमने कितने स्टूडेंट्स कैलकुलेट किए थे? 67 फुल फेयर स्टूडेंट कैलकुलेट किए थे मैंने। तो एक बच्चे से 471 लेना है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 379 हमारी एक बस की कॉस्ट है। एक बस में टोटल 80 बच्चे हैं, पर 80 बच्चे को 80 नहीं मानेंगे हम, 67 मानेंगे। तो 3,79,000 डिवाइडेड बाय 12 महीने, डिवाइडेड बाय 67 बच्चे, 471 आ रहा है, इनका 900.36 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं नहीं सर, आपने गड़बड़ कर दी ना सर, आपने 379 ले लिया, जबकि 379 नहीं लेना था इसमें। इसमें लेना था 637,452। ओके, मैंने कॉस्ट ही गलत ले ली, ये टोटल कॉस्ट है ना। तो 637,452 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कॉस्ट आ रही 53,121। और ये अब उन 67 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है कॉस्ट। तो हर एक बच्चे की कॉस्ट कितनी आ जाएगी आप देख लो। 67 सही निकाला कि नहीं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सर आउट ऑफ द 80 स्टूडेंट, सीटिंग कैपेसिटी इज 40 स्टूडेंट। क्या पूरी भरी हुई है गाड़ी? सीटिंग कैपेसिटी तो लिखा हुआ है, फुल कैपेसिटी पर ही चल रही है ना बसेस, फुल कैपेसिटी पर ही चल रही है मेरे हिसाब से, तो कहीं कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो 40 स्टूडेंट्स सुबह वाली शिफ्ट में और 40 स्टूडेंट शाम वाली शिफ्ट में। 80 में से 15% बच्चे ऐसे हैं, 12 बच्चे जो इस शिफ्ट में आ रहे हैं। 80 में से 30% बच्चे ऐसे हैं, अच्छा ओ सॉरी मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया, 24 बच्चे आएंगे यहाँ पर। 80 का 30% और 80 का 55% बच्चे जो हैं 44 वो यहाँ आएंगे, तभी तो तीनों का टोटल 80 होगा ना। 44 प्लस 24 प्लस 12, यस मैंने गलत कैलकुलेशन कर दिया था। अब इक्विवेलेंट निकालता हूँ फिर से एक बार। तो मैं बोलूँगा कि भाई जो 44 स्टूडेंट है वो तो फुल है, जो 24 स्टूडेंट है वो हाफ माने जाएंगे, और जो 12 स्टूडेंट है वो 25% माने जाएंगे। तो ये हो जाएगा 44 प्लस 12 प्लस कितना आ रहा है 12 का 12/4 3, ये हो जाएगा 59 स्टूडेंट्स। तो अब मैं यहाँ पर सीधे क्या करता हूँ, 59 स्टूडेंट से डिवाइड करता हूँ। तो देखो भाई फुल फेयर का मतलब फुल स्टूडेंट वाला फेयर कितना आएगा? तो 53,121 डिवाइडेड बाय 59, दैट इज 900.355। ये लो मैच कर गया। तो उन्होंने पहले उन बच्चों का फेयर निकाला जो 2 किलोमीटर से आ रहे हैं, और हमने पहले उनका निकाला जो 8 किलोमीटर से आ रहे हैं। तो हमारा भी सही है, उनका भी सही है। अब हम रिवर्स कैलकुलेट करके बाकी के दो निकाल देंगे। 900.355 का 25% करेंगे तो ये आ जाएगा, 900.355 का 50% करेंगे तो 450 आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं मेन पार्ट जो यहाँ पर नया है, मिनिमम बस फेयर फॉर 2025। अब देखो 2025 में क्या उतनी रनिंग होगी जितनी बाकी जगह पर होती है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि 2025 वाले ईयर में जो एक महीना है वो आपकी रनिंग हुई नहीं है। 2025 बोल रहा है क्या? एक्चुअली 24-25 बोलना चाहिए इनको, फाइनेंशियल ईयर। तो ठीक है, कोई नहीं। तो जब इन्होंने डीजल का वर्किंग नोट निकाला, देखो कैसे निकाला हुआ है।
डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द मंथ 64 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है, 8 राउंड ट्रिप होती, मतलब 4 राउंड ट्रिप होती है तो 8 ट्रिप हो जाती है, तो 64 किलोमीटर एक दिन में 22 दिन। पर नॉर्मली एक साल में 10 महीने बस चलती है, पर ये वाले फाइनेंशियल ईयर में 2 महीने पॉल्यूशन की वजह से छुट्टी थी, तो केवल 4 महीने बस चली है। समझ में आया ये डिस्टेंस कैसे निकला? तो वो 1124 किलोमीटर लेकर आपने जब डीजल का वेटेज मतलब माइलेज लेके कॉस्ट निकाली तो ये आ गई कॉस्ट। तो पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 2 महीने एक्स्ट्रा छुट्टी हो गई है तो डीजल भी कम लगेगा 2 महीने का। दूसरा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, क्वेश्चन ने क्या बोला? रिड्यूस्ड टू 90%, रिड्यूस्ड बाय 90% नहीं बोला, रिड्यूस्ड टू 90%, मतलब 10% से कम हो गया, 18,450। और ड्राइवर की सैलरी में 10 महीने की तो वही सैलरी दे रहे हो आप, पर वो 2 महीने में आप 75% सैलरी दे रहे हो। तो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? वो 2 महीने जब बस चल नहीं रही थी फिर भी सैलरी दे रहे हो ना, तो पूरी सैलरी नहीं दे रहे हो, 75% सैलरी। क्लीनर के भी सेम केस है, बाकी 10 महीने में फुल सैलरी, पर वो 2 महीने में 75% सैलरी। बाकी सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि बाकी चीज़ें फिक्स्ड हैं, उनका कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से कि आपकी कम चली बस या ज़्यादा चली बस। तो ये पर एनम का सेम, ये इंश्योरेंस भी सेम, सब कुछ सेम। बस उस हिसाब से आपने वो जो निकाला था 577812, फिर से वही सेम कैलकुलेशन कर दो, तो अब रिवाइज्ड फेयर निकल जाएगा। क्योंकि बस कम चली तो फिर आपको बच्चों से पैसा भी कम चार्ज करना चाहिए। और वैसे ये सेम वैरायटी कवर हो चुकी है हमारे एक 2021 वाले क्वेश्चन में, कोविड स्पेशल क्वेश्चन था, तो ऐसा सच और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है। फोकस बैच में भी मैंने वो करवाया हुआ था। 5B, रिकमेंडेशन ऑफ एबीसी इन ईच सिचुएशन विथ रीजन। तो वैसे तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है समझाने के लिए आपको, एक नए टाइप का क्वेश्चन दिखा। ये देखो, स्टेट विद अ ब्रीफ रीजन वेदर वुड यू रिकमेंड एबीसी कॉस्टिंग इन ईच ऑफ द सिचुएशन। एक कंपनी के है जो एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और उनके ओवरहेड में मेनली डेप्रिसिएशन ही है, तो मैं बोलूंगा जब इतना सिंपल कैलकुलेशन है तो एबीसी की क्या जरूरत है भाई? एक ही प्रोडक्ट है तो तुम एबीसी निकाल के क्या करोगे? बटना तो सब कुछ उसी में है, तो यहाँ एबीसी का कोई यूज नहीं है। सर एबीसी की एक कंपनी है जिसके 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी हैं, हाँ एबीसी सही है। यहाँ अलोकेशन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। अ कंसल्टेंसी फर्म कंसिस्ट ऑफ लॉयर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर, प्रोवाइड्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। भाई क्रॉस कंसल्टेंसी है, मतलब एक ही फर्म लॉयर की सर्विस भी दे रही है, सीए की दे रही है, आईटी सर्विस भी दे रही है। तो यहाँ पर आपके अलग अलग टाइप के सर्विस हैं, अलग अलग टाइप के कॉमन कॉस्ट होंगे जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो एबीसी का यूज रहेगा यहाँ। कंपनी एज 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि लेबर इंटेंसिव है और पूरा का पूरा लेबर बेस्ड उनका काम होता है, तो वो अपने कॉमन खर्चों को लेबर आवर्स के बेसिस पर बांट देंगे, तो काफ़ी लॉजिकल है। तो क्या ऐसे केस में आपको एबीसी की ज़रूरत है? नहीं है। तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, और इन दोनों में नीड है, तो वही आपको बताना है विथ रीज़न। तो देख लेते हैं एक बार आंसर इसका, देख लेते हैं कैसे उन्होंने लैंग्वेज दिया हुआ है। ये देखो, कह रहे हैं वन प्रोडक्ट वाली सिचुएशन है तो अलोकेशन ऑफ ओवरहेड के लिए एबीसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओवरहेड उनका डेप्रिसिएशन है। सेकंड वाले में मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन है, प्राइसिंग के लिए भी एबीसी लगेगा, कॉस्ट ड्राइवर सबका अलग अलग होगा, कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है, आप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज फाइंड आउट कर सकते हो। प्रोफेशनल सर्विसेज में वेराइटी ऑफ सर्विसेज है तो एबीसी की जरूरत है, सर्विसेज सारी अलग अलग हैं, सीए की, लॉयर की, तो सही प्राइसिंग करने के लिए भी एबीसी जरूरी है, तभी तो पता कर पाओगे क्लाइंट से कितना पैसा लेना है। और अगले वाले केस में बोल रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो हैं बट सारे के सारे लेबर इंटेंसिव हैं, तो आपको अलग अलग फिर बेसिस जानने की जरूरत नहीं है, आप सभी चीज़ों को लेबर आवर्स के बेसिस पर बांट सकते हो, तो वही आपका बेसिस बन जाएगा। इसके साथ बच्चों हम लोगों ने MTP2 को भी कंप्लीट कर लिया है, और जैसा कि मैंने बोला एनालिटिकल शीट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैंने इसका नोट्स का PDF का लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अंत में आप चाहो तो बस यही एनालिटिकल शीट को करके भी जा सकते हो बिकॉज आपके पास कम समय रहेगा, बट आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। मिलते हैं अब हमारे मैराथॉन्स में, तो तब तक के लिए टेक केयर।